हेलो स्टूडेंट्स, कैलोरीमेट्री में हमने अभी तक सीख लिया था कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें चेंज करना है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो होता था ms डेल्टा टी। फिर हमने सीख लिया था कि किसी भी बॉडी का अगर फेज चेंज करना है तो कितनी हीट सप्लाई करनी है, वो होता था Q इज इक्वल टू m इंटू एल। ये दो फॉर्मूला सीखने में हमने कुछ टर्म्स और साइड बाय साइड सीखी थी। पहली टर्म थी कि स्पेसिफिक हीट, उसका मतलब हमें क्लियर है। सेकंड हमने सीखा था थर्मल कैपेसिटी या फिर सिंपली बोले तो हीट कैपेसिटी, उसका मतलब भी हम समझ गए थे। नेक्स्ट फिर हमने फेज चेंज वाले में सीखा था लेटेंट हीट का मतलब कि किसी भी बॉडी का अगर जो फेज चेंज हमें कराना है तो यूनिट मास के लिए जितनी हीट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट में फिर हमने दो टाइप की हीट सीखी थी, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन इन्वॉल्व होता है जब फेज चेंज हो रहा हो सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड के बीच में। वेपराइजेशन इन्वॉल्व होता है जब फेज चेंज हो रहा हो लिक्विड से वेपर या फिर उल्टा वेपर से लिक्विड में। वाटर के केस में हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू याद रखनी है, वेपराइजेशन फ्यूजन दोनों की लेटेंट हीट ध्यान रखनी है, साथ के साथ हमें आइस और स्टीम की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन अभी तक करके देखे थे कि अगर हमें इनिशियल फेज गिवन हो और उसको किसी दूसरे फाइनल फेज तक लेके जाना हो तो कितनी हीट उसमें इन्वॉल्व होती है। तो तरीका सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप सारा कन्वर्जन करते हैं। जिन भी स्टेप में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो उसमें हीट ms डेल्टा टी से निकालेंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। जिन भी स्टेप में फेज चेंज हो रहा हो उनमें हम हीट कैलकुलेट कर लेते हैं m इंटू एल, इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं होता। तो कैलोरीमेट्री का जो बचा हुआ पार्ट है उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन से ही एक आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन में हमें इनिशियल स्टेज गिवन है कि 10 ग्राम ऑफ आइस है, स्टार्टिंग में -20 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है। इसको हमें कन्वर्ट करा देना है पूरे अमाउंट को, यानी कि 10 ग्राम को स्टीम में 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए बात बिल्कुल साफ है, हम एक एक स्टेप कंसिडर करेंगे क्या क्या होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको उठा के ऐड करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर हम इसको हीट सप्लाई करना चालू करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर राइज होगा और ये आएगा -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये बात हम जानते हैं कि जब तक आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर नहीं आएंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर नहीं आएंगे, तब तक वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पहले स्टेप में आइस आएगी -20 से 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ तो ms डेल्टा टी से हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हीट निकाल लेंगे। आइस 0 से आगे बढ़ेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो अब आइस कन्वर्ट होना चालू होगी वाटर में। जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। क्योंकि इस स्टेप में हमने फेज चेंज किया तो हीट की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी m इंटू एल से। m की वैल्यू जानते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू वैसे तो इस बाई चांस क्वेश्चन में दे रखी है, अदरवाइज हमें याद होनी चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम। एक बार जब सारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया, आगे हीट सप्लाई करने पर अब वही वाटर का टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होता हुआ चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ तो वापस से Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। वाटर एट 100 पे पहुंच चुका है, इसको फर्दर अगर हीट सप्लाई करी जाए तो ये अब अपना फेज चेंज करना चालू करेगा, तो वाटर एट 100 से कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम एट 100 में। क्योंकि फेज चेंज हुआ तो m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम। स्टीम एट 100 तक आ चुके हैं, पर हमें जाना था स्टीम एट 120 तक, तो एक स्टेप और चलाना है, हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर चेंज हो गया तो ms डेल्टा टी। तो ये तो हो गई इस पूरे क्वेश्चन की आउटलाइन कि हमें एक एक स्टेप कंसिडर करना है, टेम्परेचर चेंज में ms डेल्टा टी, फेज चेंज में m इंटू एल। अब इसका जो फेयर सोल्यूशन है वो देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या किया होगा। आइस -20 से आइस 0, ms डेल्टा टी, ये हम बात समझ गए। आइस 0 से वाटर 0, फेज चेंज m इंटू एल। वाटर 0 से वाटर 100, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा टी। वाटर 100 से स्टीम 100, फेज चेंज m इंटू एल। स्टीम 100 से स्टीम 120, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा टी। m की वैल्यू हमें रखनी है 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू हमें याद होनी बहुत जरूरी है। बाई चांस इस क्वेश्चन में डेटा गिवन था तो हम उससे ही डायरेक्टली काम चला सकते थे। कई बार ऐसा होगा, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हमें ये स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन नहीं होगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये कुछ वैल्यू हमें याद रखनी जरूरी है। तो इन जितनी भी हीट हमने सप्लाई करी थी Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इन सबकी वैल्यू कैलकुलेट करके इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो मास कॉमन आ जाएगा, बाकी ये स्पेसिफिक हीट हाफ, चेंज इन टेम्परेचर 20, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर 100, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हाफ, चेंज इन टेम्परेचर 20। तो इन सबकी वैल्यूज को हम ऐड कर दें तो फाइनल जो हीट सप्लाइड आएगी वो हो जाएगी 7400 कैलोरी। तो स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, स्टेप्स बिल्कुल वही चलते हैं कि हम एक एक बार स्टेट चेंज करेंगे, यानी कि देखेंगे किस से किस में कन्वर्जन हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने पे हमेशा ms डेल्टा टी, फेज चेंज होने पे हमेशा m इंटू एल। ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 20 ग्राम ऑफ आइस इज एट -40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 8 ग्राम आइस। तो देखिए क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्या गिवन है, अभी तक जो हमने किए थे उससे इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे हैंडल करना है। स्टार्टिंग में ही मेंशन्ड है कि 20 ग्राम आइस गिवन है -40 डिग्री सेल्सियस पे, हमें इसमें से सिर्फ 8 ग्राम आइस को मेल्ट करना है। तो ये डेटा हमारे लिए काम का है कि हम कंप्लीट गिवन आइस को, यानी कि 20 ग्राम आइस को मेल्ट नहीं करना चाहते। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि उस 20 ग्राम आइस में से 8 ग्राम को मेल्ट कर दें। देखिए अभी तक हमने कैलोरीमेट्री में जितने क्वेश्चन देखे उसमें जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस या फिर जो इनिशियल पर्टिकुलर स्टेट थी उस सारे अमाउंट को कन्वर्ट कर देते थे फाइनल स्टेट में। यानी कि अगर हमने x ग्राम ऑफ वाटर या x ग्राम ऑफ आइस से शुरुआत करी तो फाइनल स्टेज में भी हमें x ग्राम स्टीम या फिर x ग्राम वाटर मिलना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि पूरे अमाउंट को हम एक स्टेट से फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करते थे। इसमें डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग तो करी थी हमने 20 ग्राम आइस से, लेकिन उस 20 में से सिर्फ 8 ग्राम आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, 20 ग्राम आइस ये जब अपना फेस चेंज करेगी तो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। फेस चेंज करने के लिए हमें जरूरी है कि टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस। तो पहले स्टेप में तो हमें ये करना जरूरी है कि इस 20 ग्राम आइस जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पर है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आए। तो पहला स्टेप तो वो हो जाता। अब देखिए 20 ग्राम आइस को हम लेकर आ गए 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमें उसमें से सिर्फ 8 ग्राम आइस को मेल्ट करना है। यानी कि फाइनल मिक्सचर में एक बार सोच लीजिए क्या क्या बचा होगा। 20 ग्राम आइस में से 8 ग्राम को हम लोग पिघला देते हैं, यानी कि इतनी आइस मेल्ट हो जाती है। तो 8 ग्राम वाटर तो रहना जरूरी है। 20 में से सिर्फ 8 ग्राम को अगर हमने वाटर में कन्वर्ट किया, इसका मतलब 12 ग्राम आइस अभी भी बाकी होगी। यहां तक मेरा क्वेश्चन हो गया कि फाइनल मिक्सचर में 12 ग्राम आइस और 8 ग्राम वाटर होना चाहिए। ये बात हम जानते हैं कि आइस और वाटर साथ में सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, पहले कंप्लीट आइस को लेकर आए 0 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद उसमें सिर्फ इतनी हीट और सप्लाई कर दें कि 8 ग्राम आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में। तो पहले स्टेप में क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज किया तो ms डेल्टा टी, कंप्लीट मास यूज कर लेंगे 20 ग्राम, डेल्टा टी की वैल्यू 40 हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब सिर्फ इतनी हीट सप्लाई करनी है कि 8 ग्राम आइस मेल्ट हो जाए। क्योंकि हम मेल्टिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि फेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो Q = ml। लेकिन अब की बार m कितना रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 8, क्योंकि हम कंप्लीट आइस को मेल्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 8 ग्राम को मेल्ट कर रहे हैं। तो 8 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो इसी चीज को अब फेयर में करके देख लेते हैं, यानी कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले कंप्लीट आइस को लेकर आए -40 से 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, ms डेल्टा टी, m की वैल्यू रखेंगे 20, स्पेसिफिक हीट 0.5, चेंज इन टेम्परेचर 40। अब सिर्फ
इसमें से 8 ग्राम आइस को मेल्ट कर रहे हैं, तो m इंटू एल, एम की जगह रखेंगे 8 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू रखेंगे 80। तो ये वो फाइनल डेटा उठा के रख देते हैं, 20 इंटू 1/2 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 80, ऐड करने पे समेशन आ गया 1040 कैलोरी। तो ये क्वेश्चन हमें अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हमें कंप्लीट आइस को मेल्ट करना ही नहीं था, हमें सिर्फ उसके एक पर्टिकुलर पार्ट को मेल्ट करना था। उस पार्ट को मेल्ट करने के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको पिछले वाले स्टेप की हीट में ऐड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस absorbs 500 कैलोरी ऑफ हीट, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में और अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें क्या डिफरेंस है वो भी समझते हैं, कैसे हैंडल करेंगे वो तो फिर देख ही लेंगे। स्टार्टिंग में हमें 5 ग्राम आइस गिवन थी जिसका इनिशियली टेम्परेचर था -10 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने 500 कैलोरी हीट सप्लाई करी और हमसे पूछा गया है कि फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी। देखिए अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करे उन सब में हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट गिवन होती थी। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, उसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें भी यही था, इनिशियल और फाइनल स्टेट गिवन है और पूछ लिया गया था कि इस इनिशियल से इस फाइनल स्टेट तक आने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर थोड़ा सा चेंज ये करा है कि हमें इनिशियल स्टेट गिवन है 5 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, हीट कितनी इन्वॉल्व हुई ये गिवन है 500 कैलोरी, और इसके बेसिस पे पूछ लिया कि फाइनल स्टेट क्या होगी, यानी कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। जो भी फाइनल स्टेट होगी वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे उसका टेम्परेचर बता देंगे। तो देखिए 500 कैलोरी हीट जो हमने सप्लाई करी, एक बार के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इन जनरल अगर हम 5 ग्राम आइस जो कि स्टार्टिंग में -10 डिग्री सेल्सियस पर थी उसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट करें तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे। सबसे पहले स्टेप में देखिए, अगर हम 5 ग्राम आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर था इसको हीट सप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट होगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसको अगर हम आगे लेकर आए यानी कि इसको हीट सप्लाई करते चलें तो सबसे पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, स्टेट इसकी आइस वाली रहेगी। तो ये चेक कर लेते हैं कि इस स्टेप को कंप्लीट करने में यानी कि -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी। फिर कंपेयर कर लेंगे क्या उतनी हीट हमारे पास अवेलेबल थी भी कि नहीं, यानी कि ये स्टेप पूरा हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया। तो हीट कैलकुलेट कर लेते हैं ms डेल्टा टी से। m की वैल्यू 5, s 1/2 और डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 10, तो ये वाली चीज आ गई 25 कैलोरी। तो देखिए इस स्टेप को कंप्लीट कराने में हमें 25 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अवेलेबल कितनी है 500, यानी कि ये बात तो तय है कि हम आइस -10 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच तो जाएंगे। अभी भी देखिए हमारे पास कुछ हीट अवेलेबल रह गई, 500 में से हमने सिर्फ 25 यूटिलाइज की है, 475 कैलोरी अभी भी स्टोर में हमारे पास बाकी है। उस हीट को अगर हम आइस को सप्लाई करना स्टार्ट कर दें जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो फेज चेंज होगा और अब की बार हमें मिलेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये चेक कर लेते हैं क्या ये स्टेप कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं। फेज चेंज हुआ, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती, m इंटू एल, m की वैल्यू 5, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब तक हमें याद हो जाना चाहिए 80, तो ये आ जाता 400। रिक्वायरमेंट है 400 की इस स्टेप को कंप्लीट कराने के लिए। अवेलेबल कितनी, अवेलेबल हमारे पास थी 475 कैलोरी। तो मुझे एक बात फिर समझ आ गई कि ये जो स्टेप हम कंसिडर कर रहे हैं ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि अवेलेबल हीट रिक्वायर्ड हीट से ज्यादा है। अब हमारे पास इस स्टेप पर आने के बाद कितनी हीट बची, 400 यहां यूटिलाइज हो गई, 25 यहां यूटिलाइज हो चुकी थी, टोटल थी 500। तो 75 कैलोरी हीट अभी भी हमारे पास बाकी है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम 75 कैलोरी हीट सप्लाई कर दें तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने वाली बात हो रही है तो हम Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी वाली इक्वेशन लगाएंगे। कितनी हीट अवेलेबल रह गई 75, मास 5,
स्पेसिफिक हीट 1, चेंज इन टेम्परेचर यहां से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल था 0। तो इन्हीं सारे स्टेप्स को आगे फेयर में कंसिडर करते हैं और वो कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या क्या हुई, और बाकी हमें कैसे हैंडल करना है वो समझ में आ गया। एक एक स्टेप हम पहले चेक करेंगे कि होना पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हर स्टार्टिंग वाले दोनों स्टेप में हमने देखा कि अवेलेबल हीट रिक्वायर्ड हीट से ज्यादा थी, तो वो स्टेप तो डेफिनेटली कंप्लीट हो ही जाना है। तो देखिए इस तरीके से कुछ चीजें चलेंगी। हीट सप्लाई पहले वाले स्टेप में -10 से 0 तक आने के लिए हमने सीख ली थी 25 कैलोरी होगी, ms डेल्टा टी 25। अगला स्टेप फिर था आइस 0 से वाटर 0, इसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी हमने निकाल लिया था 400 कैलोरी। अब हमारे पास जो हीट अवेलेबल रह गई, यानी कि जो रिमेनिंग हीट रह गई वो थी 75 और हमें टेम्परेचर इसका चेंज करवाना है, तो 75 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इससे हम सिंपली टी की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा, अगर हम 5 ग्राम आइस -10 डिग्री सेल्सियस को 500 कैलोरी हीट सप्लाई कर दें, तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ जाना है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है कि वो आपको इनिशियल और फाइनल फेज देख के हीट सप्लाइड पूछने की जगह इनिशियल और हीट सप्लाइड देख के फाइनल स्टेट पूछ रहा है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली उन स्टेप्स को फॉलो करते चलें, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैलकुलेट तो होकर आ ही जाएगा। दो ही चीजें घुमा फिर आके पूछता है, टेम्परेचर चेंज में हीट सप्लाइड और फेज चेंज में हीट सप्लाइड। आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट हमें सीखना है हीटिंग कर्व, यानी कि हीटिंग कर्व में हम करते क्या है, किसी भी एक जनरल बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आइस को ही, जो कि स्टार्टिंग में अपने सॉलिड फेज में है। हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो वो आइस किसी नेगेटिव टेम्परेचर से कन्वर्ट होगी आइस एट 0 में, और हीट सप्लाई करेंगे तो आइस एट 0 से कन्वर्ट होगी वाटर एट 0 में। सप्लाई करते चलेंगे हीट, तो वाटर एट 0 से जाएगा वाटर एट 100, फिर वाटर एट 100 कन्वर्ट होगा स्टीम एट 100 में, और हीट सप्लाई करते रहे तो स्टीम 100 से किसी ऊपर वाले टेम्परेचर पे चली जाएगी। तो इस बॉडी को हम लगातार एक कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करने के साथ साथ इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। नेगेटिव से 0 पे आया, फेज चेंज हुआ, फिर 0 से 100 पे गया, फेज चेंज हुआ, फिर 100 से ऊपर चला गया। तो इस हीट सप्लाइड और टेम्परेचर के बीच में हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो ग्राफ कैसे आएगा उसको भी अभी समझ लेंगे, उसमें क्या क्या लॉजिक लगा, उस ग्राफ का हम लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए ग्राफ हमने यहां से बनाना चालू किया। वाई एक्सिस पे रखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करेंगे अभी थीटा से। एक्स एक्सिस पर रखते हैं हीट, हीट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्यू से। ठीक, ये स्टार्टिंग वाला फेज था कि आइस जिसमें किसी नेगेटिव टेम्परेचर पर थी, तो मान लेते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर हमने यहाँ ओरिजिन पे डिनोट कर लिया। ध्यान रखिएगा ये ओरिजिन पर हम अभी 0 टेम्परेचर नहीं लेके चल रहे, अज्यूम कर लीजिए कोई नेगेटिव टेम्परेचर है, क्योंकि 0 टेम्परेचर तो आएगा मेल्टिंग पॉइंट पर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। वो मेल्टिंग पॉइंट हमने यहां पे शो करके रखा हुआ है, तो इस वाली चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए हीट सप्लाई करना चालू करी तो सबसे पहले इफेक्ट ये होगा कि जैसे जैसे हीट सप्लाई होगी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो टेम्परेचर वो नेगेटिव टेम्परेचर जो था वो धीरे धीरे राइज होकर हम आ गए मेल्टिंग पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक। अभी हमने और हीट सप्लाई करी, और हीट सप्लाई करने से क्या हुआ, अब जो पहले आइस सॉलिड फेज में थी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर ही कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फेज में। तो ये हुआ वो मेल्टिंग वाला प्रोसेस। इसमें हम सॉलिड फेज से कंप्लीटली आ गए लिक्विड फेज में, और इस दौरान टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जब आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो गया, हम अभी भी हीट सप्लाई करते रहेंगे, तो होगा ये कि वाटर का टेम्परेचर अब कॉन्स्टेंटली बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी कंसिस्टेंटली बढ़ना चालू हो जाएगा कांस्टेंट रेट से। तो वाटर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि अपने मेल्टिंग पॉइंट से ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट तक। तो इस दौरान जो फेज था वो लिक्विड फेज था, और अभी हम कर रहे हैं हीटिंग ऑफ लिक्विड। अब जब हमने वाटर को बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया और लगातार हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो अब वो वाटर कन्वर्ट होना चालू होगा स्टीम में, यानी कि वाटर का वेपराइजेशन चालू होगा। तो ये वो फेज चेंज वाला प्रोसेस आ गया, वेपराइजेशन। इसमें वाटर कंप्लीटली कन्वर्ट होगा स्टीम में,
और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चलता रहेगा बॉइलिंग पॉइंट पर कांस्टेंट। अब जब वाटर कंप्लीटली स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा, और स्टीम का टेम्परेचर जब तक आप हीट देते रहोगे तब तक बढ़ता रहेगा, उसके आगे कोई फेज चेंज वाली चीज आती नहीं है। यहां पर सॉलिड फेज था, यहां पर लिक्विड फेज है, यहां वेपर फेज आ गया, इसके बाद अब कभी कोई फेज चेंज नहीं होता। देखिए कुछ चीजें और हमने मार्क करके रखी हुई हैं। ये वाली जो हीट सप्लाई हो गई, ये फ्यूजन वाली हीट सप्लाई हो गई सॉलिड से लिक्विड। कितनी हीट होगी वो भी हमने यहाँ पे मार्क करके रख दी, QB माइनस QA। इस पॉइंट तक QA हीट सप्लाई हो गई थी, इस पॉइंट तक QB, तो इस रीजन में जो सप्लाई हुआ होगा वो होगा QB माइनस QA। बिल्कुल वही चीज यहां पर, ये वेपराइजेशन वाली स्टेज हो गई, कितनी हीट सप्लाई होगी, QD माइनस QC। जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कितनी हीट सप्लाई होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट सप्लाइड हम लोग निकालते हैं ms डेल्टा टी से, तो ये हो गया ms डेल्टा थीटा। इस रीजन में लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा था तो कितनी हीट सप्लाई हुई होगी, ms डेल्टा थीटा। यहां पर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितनी हीट सप्लाई हुई होगी, ms डेल्टा थीटा। अब देखिए इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं, उस पर एक बार आते हैं। देखिए जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो इस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसको अभी के लिए बोल देते हैं अल्फा। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसका स्लोप भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एंगल अल्फा। अगर इस लाइन का हमें स्लोप निकालना हो तो मैं सिर्फ इस रीजन को भी कंसिडर कर लेता हूं, बाकी सबके लिए जनरलाइज भी कर लेंगे। इस रीजन का यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन का, जब हम सॉलिड फेज में थे, स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप होता tan अल्फा, और tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर में क्या चीज आई, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम लिखते डेल्टा थीटा। बेस में क्या चीज आई, हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड को मैं लिख रहा हूं डेल्टा क्यू। क्या इन दोनों के बीच कोई रिलेशन लाया जा सकता है, चेंज इन टेम्परेचर और हीट सप्लाइड के बीच में? तो एक रिलेशन में पता है, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना देते कि डेल्टा क्यू, हीट सप्लाइड को डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। अगर मैं यही वाला टर्म डेल्टा थीटा बाय डेल्टा क्यू यहां बनाने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू को हम इधर ले आए, ms को नीचे ले आते तो 1 बाई ms, और यही चीज मैं वापस सब्स्टिट्यूट करके यहां रख देता, 1 बाई ms। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रीजन में टेम्परेचर बदल रहा था, अगर उस रीजन का मैं स्लोप कैलकुलेट कर लूं तो वो स्लोप आता है इनवर्स ऑफ ms। ms को हमने बोला था हीट कैपेसिटी, यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी कम हीट कैपेसिटी होगी। इस पूरे हीटिंग के दौरान हम ये भी जानते हैं कि मास तो चेंज होगा नहीं। अगर मास चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मास कांस्टेंट है, तो लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन है वो हम ये दे सकते हैं कि स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। क्योंकि मास कांस्टेंट है तो मास वाली चीज को हम प्रोपोर्शनलिटी में इंक्लूड कर लेते हैं और बोल देते हैं कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ही कम उस रीजन की स्पेसिफिक हीट होगी। अगर हम बोलें फॉर एग्जांपल हीटिंग वाले रीजन का जो स्लोप है सॉलिड के केस में वो ज्यादा है लिक्विड वाले से, अगर यहां का स्लोप लिक्विड से ज्यादा है तो डेफिनेटली लिक्विड की स्पेसिफिक हीट सॉलिड से ज्यादा होगी, क्योंकि स्लोप और स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो गया इस ग्राफ का जो पहला एप्लीकेशन कि हम इस ग्राफ के बेसिस पर इन तीनों फेज की स्पेसिफिक हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बात सिंपल सी है, जितना ज्यादा स्लोप उतनी कम स्पेसिफिक हीट, क्योंकि ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक एप्लीकेशन इस ग्राफ का स्पेसिफिक हीट कंपेयर करना। दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं, बाद में ये सारी चीजें हमें फेयर में भी लिखी दिख जाएंगी। दूसरा एप्लीकेशन है
स्पेसिफिक हीट हमने कंपेयर कर ली। सेकंड वाली चीज पर आते हैं, इनकी लेटेंट हीट कंपेयर करना। देखिए दो जगह यहां पे फेस चेंज हो रहा है, एक मेल्टिंग वाले सिनेरियो में, दूसरा वेपराइजेशन वाले सिनेरियो में। तो एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी एक रीजन को कंसिडर करते हैं, उससे हम आगे चीजें जनरलाइज कर देंगे। मान लीजिए मैं भी मेल्टिंग वाला रीजन ले रहा हूं, कितनी हीट सप्लाई हुई, उसको मैंने लिख लिया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल। जनरल फॉर्म ही ले रहे हैं, तो चाहे फ्यूजन ले लें या वेपराइजेशन ले लें, अभी मैं उसको जनरलाइज करके लिख रहा हूं लेटेंट हीट से। फ्यूजन वेपराइजेशन उसको बाद में सेपरेट कर लेंगे, लेकिन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। एम क्या चीज, मास। मास हम जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा या फेस चेंज हो रहा होगा। तो मास को हटाते हैं और लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एल। इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां पर फेस चेंज हो रहा है, उन फेस चेंज में जिस केस में ज्यादा हीट सप्लाई होगी, उस केस की डेफिनेटली लेटेंट हीट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब कैसे पता लगे किस में ज्यादा हीट सप्लाइड हुई? हीट सप्लाई डायरेक्टली है ये लेंथ। देखिए इस रीजन में कितनी हीट सप्लाई हुई, QB माइनस QA। इसमें कितनी हीट सप्लाई हुई, QD माइनस QC, यानी कि अल्टीमेटली ये वाली लेंथ। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कंपेयर करना हो, तो हम सिंपली ये देखेंगे किस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ ज्यादा है। जिसमें लेंथ ज्यादा उसमें हीट सप्लाइड ज्यादा, और उसके केस में उतना ही ज्यादा लेटेंट हीट की वैल्यू। तो ये दो एप्लीकेशन होते हैं इस ग्राफ के। पहला एप्लीकेशन, हम स्पेसिफिक हीट कंपेयर कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कंपेयर होती है स्लोप के बेसिस पे, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी कम स्पेसिफिक हीट होगी, जितना कम स्लोप होगा उतनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी। सेकंड, हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन को भी कंपेयर कर सकते हैं। तरीका क्या, जितनी ज्यादा इस लाइन की लेंथ होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतनी ज्यादा लेटेंट हीट की वैल्यू होगी। तो यही वो सारी चीजें आ गई। स्लोप, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन हीट सप्लाइड, वो हम देख चुके थे, आता है 1/ms। क्योंकि मास कांस्टेंट है तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। अल्फा बीटा गामा, ये वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए थे, ये भी हमने देख लिया था। अल्फा बीटा गामा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है सॉलिड, लिक्विड और वेपर के कोरस्पॉन्डिंग। सेकंड, फिर हमने सीखा कि लेटेंट हीट कैसे कंपेयर होती है। जितनी ज्यादा इन हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ होंगी उतनी ज्यादा इनके कोरस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट की वैल्यू होंगी। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो जाते हैं इस ग्राफ के। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हीटिंग ऑफ सॉलिड, यानी कि हीटिंग कर्व। ठीक है, तो ये दो चीजें हम इससे कंपेयर करें। तो हीटिंग कर्व में जो हमने सीखा उस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ फाइंड हुज स्पेसिफिक हीट इज हाई। अब देखिए वही टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड का ग्राफ दे रखा है और हमसे सिंपली स्पेसिफिक हीट वो कंपेयर करवाना चाह रहा है। तरीका हम लोग सीख चुके हैं, अप्रोच करने का हमारे पास एक लॉजिक है कि जो स्लोप होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्पेसिफिक हीट के। तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो दो मटेरियल दे रखे हैं ए और बी, ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा ए, बी के कोरस्पॉन्डिंग अल्फा बी। मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्वियस सी बात है ए के कोरस्पॉन्डिंग है जो स्लोप ज्यादा है, क्योंकि अल्फा ए की वैल्यू ज्यादा। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसका स्लोप कम यानी कि बी, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो जाएगी। तो इतने से हमें समझ आ गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। और जो डिसाइड करने वाला फैक्टर था वो स्लोप था, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो ये सीधा सीधा सवाल बन जाता है दो बॉडीज की स्पेसिफिक हीट कंपेयर करने का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर द सेम मास फाइंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज टू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी। पहले पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ स्पेसिफिक हीट को कंपेयर करना था। यहां पर कंपेयर नहीं करके उनके एक्चुअल जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज हैं उनका रेशियो हमें निकाल देना है। लेकिन अप्रोच हमारी बिल्कुल वही रहेगी
कि स्लोप जो है वो स्पेसिफिक हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लिखा जा सकता है कि स्लोप ऑफ ए बाय स्लोप ऑफ बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट है, तो लिखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ बी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। और स्लोप कैलकुलेट करने का हम तरीका भी जानते हैं एंगल के बेसिस पे, कि अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ 60 डिग्री, बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, उनको उठा के इसमें रख देते हैं, तो जो सोल्यूशन बनकर आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, यानी कि स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ ए। स्लोप ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो स्लोप ऑफ ए हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ बी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 30 डिग्री हुआ, तो ये स्लोप ऑफ बी हो जाएगा 1/√3, और √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो स्लोप ऑफ बी बाय स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू 3:1। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था स्लोप ऑफ ए इज टू स्लोप ऑफ बी, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1:3, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू आई है एस बी अपॉन एस ए आया था 3:1, तो एस ए अपॉन एस बी हो जाएगा 1:3। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो देखिए हमें एक और टर्म सीखना है जो कई बार क्वेश्चन में ही हमसे पूछा जाता है, होता है वाटर इक्विवेलेंट। अब ये तो हो गई वाटर इक्विवेलेंट से रिलेटेड उसकी थ्योरी। क्या होता है वाटर इक्विवेलेंट को कैसे समझते हैं, उसके लिए पहले इस सब को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करते हैं, और जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो वाटर इक्विवेलेंट का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है वो सीखते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक लिक्विड भर के रख दिया, वाटर नहीं, कोई भी एक रैंडम लिक्विड जिसका टेम्परेचर अभी इनिशियल है, डिनोट कर रहे हैं हम लोग टी इनिशियल से। तो हम करते क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हीट सप्लाई करनी चालू कर देंगे। तो हमने क्या किया, हीट सप्लाई करनी चालू कर दी, मान लेते हैं किसी बर्नर की हेल्प से, किसी फ्लेम की हेल्प से। तो हीट सप्लाई करने के साथ साथ इसके अंदर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ के हो जाएगा टी फाइनल। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि हमें उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना, तब वो हो जाएगा टी फाइनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दौरान हमने कितनी हीट सप्लाई करी होगी, तो कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है कि इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं। मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डेफिनेटली यहां से आंसर सही आता। हमने अभी तक जितना क्वेश्चंस में किया है सब में यही किया है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाना चालू करने, देखिए लिक्विड को कहीं ना कहीं तो रखेंगे, तो मान लेते हैं कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। तो किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कितनी हीट की इन्वॉल्वमेंट होगी, ms डेल्टा टी। लेकिन हर बार हमने एक चीज को अभी तक इग्नोर किया है, उसके बारे में हमने कोई डिस्कशन किया ही नहीं, तो शुरू से हम उसको अभी तक इग्नोर करते आ रहे हैं। वो चीज क्या इग्नोर हो रही है, वो इग्नोर हो रहा है ये कंटेनर। कैसे, देखिए जब लिक्विड कंटेनर के अंदर रखा हुआ था तो कंटेनर भी किसी ना किसी टेम्परेचर पर होगा। कितने टेम्परेचर पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है तो लिक्विड के बराबर ही टेम्परेचर पर होगा। तो कंटेनर का भी स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना होता, टी इनिशियल। अब हमने जब हीट सप्लाई करनी चालू करी तो लिक्विड के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो ग्रेजुअली बढ़ने लगा। अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हम कंटेनर को अगर कंसिडर करना स्टार्ट करें तो लिक्विड के साथ साथ कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा है तो लिक्विड फाइनली जब तक इस टेम्परेचर पर आया था तो कंटेनर भी इसी टेम्परेचर पर आ चुका होगा, टी फाइनल। कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि कंटेनर ने भी हीट अब्सॉर्ब करी होगी। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल हीट कितनी अब्सॉर्ब हुई, तो मुझे अब दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। किन दोनों को, पहला
लिक्विड, दूसरा कंटेनर। तो कंटेनर ने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी वो हो जाएगा मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। लिक्विड ने कितनी हीट अब्सॉर्ब करी, मास ऑफ लिक्विड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो कभी भी हमें अगर कंटेनर के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए तो आप मान के चलिए कि हमें हमेशा हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। हालांकि इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए कंटेनर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर को अभी तक हम इग्नोर करते हुए आ रहे थे। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी हीट अब्सॉर्ब हुई, तो हम उसके लिए लिखते हैं कि टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड will be equal to mass of liquid, specific heat of liquid into change in temperature plus जो एक फैक्टर मुझे नया लेना पड़ेगा वो ये है mass of container, specific heat of container into change in temperature। change in temperature ऑब्वियसली बात है दोनों का बराबर होगा, क्योंकि जितने टेम्परेचर पे लिक्विड रहेगा एग्जैक्टली उतने ही टेम्परेचर पे कंटेनर को भी रहना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या, यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में कभी भी ना तो हमें मास ऑफ कंटेनर गिवन होगा, कभी गिवन नहीं होता, ना स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर गिवन होगी, लेकिन यह बोल दिया जाएगा कि लिक्विड के साथ साथ कंटेनर का टेम्परेचर भी इनिशियल से फाइनल तक चला गया। और टोटल हीट के बारे में हो सकता है वो पूछ ले कि बताइए टोटल कितनी हीट हम लोगों ने सप्लाई करी होगी। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, ना तो मास ऑफ कंटेनर गिवन होगा ना ही स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर गिवन होगा। तो कैसे हैंडल करें, यानी कि हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर कैसे बताएं, उसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, वाटर इक्विवेलेंट। अब समझना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। अभी तक तो सिर्फ हम ये कंसिडर कर रहे थे कि जो चीज अभी तक इग्नोर करी है वो क्या थी, अगर उसको कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, लेकिन उस तरीके में दिक्कत क्या है। दिक्कत क्या है, ना तो मास ऑफ कंटेनर गिवन होता है ना स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर गिवन होता है। तो समझ लेते हैं कि ये वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट को समझते हैं। वाटर इक्विवेलेंट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लिक्विड का जो टेम्परेचर है, जो कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ था, वो 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो गया, तो कंटेनर का टेम्परेचर भी कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस। कंटेनर कितनी हीट अब्सॉर्ब करता, मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, जिसको कि हम लेके चल रहे हैं 1। तो कंटेनर की प्रॉपर्टीज की बजाय वो हमें एक टर्म दे देता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये कंटेनर एग्जैक्टली उतनी हीट अब्सॉर्ब करेगा जितनी की W ग्राम ऑफ वाटर करता। यानी कि अगर मैं वाटर इक्विवेलेंट को W से रिप्रेजेंट कर दूं, या फिर इसको कई जगह MW से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि कंटेनर एग्जैक्टली उतनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करने वाला है जितना कि MW अमाउंट ऑफ वाटर करता फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये कि जो हम एग्जांपल ले रहे थे वही कि अगर अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए, तो बताइए कंटेनर कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा। कंटेनर उतनी हीट अब्सॉर्ब करेगा जितना MW मास ऑफ वाटर करता 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो MW अमाउंट ऑफ वाटर कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा, MW इंटू स्पेसिफिक हीट वाटर की, क्योंकि ये वाटर के इक्विवेलेंट हम ले रहे हैं, तो 1 इंटू जो भी चेंज इन टेम्परेचर है, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने कितना लिया 1। तो ये होता है सिंपल लैंग्वेज में वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, कि वो कंटेनर एग्जैक्टली कितने अमाउंट ऑफ वाटर के बराबर हीट अब्सॉर्ब करेगा फॉर सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो ये उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, इस केस में हमने उसको W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट अब्सॉर्ब्स और गिव्स आउट द सेम अमाउंट ऑफ हीट as done by the body when heated or cooled through 1 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि वाटर इक्विवेलेंट का मतलब कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो कि कंटेनर के एग्जैक्टली बराबर हीट या तो अब्सॉर्ब करे या फिर रिलीज करे फॉर 1 डिग्री सेल्सियस।
तो देखिए इसको एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। यानी कि ये कैसे आया इसको ये भी समझ लेंगे, लेकिन वाटर इक्विवेलेंट को समझने का एक और तरीका होता है कि दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। हालांकि ये समझना इतना आसान नहीं है, सही है तरीका, लेकिन ये वाला जो तरीका है उसको समझना आसान होता है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार बोल के बता देता हूं कि ये मतलब क्या है। ये लिख रहा है कि वाटर इक्विवेलेंट इज दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अब ये चीज कैसे आती है? कंटेनर का जो स्पेसिफिक हीट है वो इस केस में डिनोट किया हुआ है एमएस से, सॉरी जो मास है वो डिनोट किया हुआ है एमएस से, स्पेसिफिक हीट डिनोट किया हुआ है एसएस से। मान लेते हैं अंदर का जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो हुआ डेल्टा टी। तो कंटेनर कितनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब करता? वो हो जाता एमएस इंटू एसएस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया हीट अब्सॉर्ब बाय कंटेनर। अगर मैं बोलूं कि इस कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो mw के बराबर है, तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि वो कंटेनर एग्जैक्टली कितने अमाउंट ऑफ वाटर के बराबर हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो अगर mw अमाउंट ऑफ वाटर होता तो mw इंटू SW और एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर चेंज तो डेल्टा टी। और वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि वो कंटेनर एग्जैक्टली कितने अमाउंट ऑफ वाटर के बराबर हीट अब्सॉर्ब करे। अब इसमें देखिए दोनों तरफ ही डेल्टा टी हम लोग कैंसिल कर देते और ये बन गया हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर हुज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। लेकिन हम आसान टर्म्स वाली इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रखेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर उस कंटेनर के बराबर हीट अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि वो कंटेनर कितने अमाउंट ऑफ वाटर की तरह बिहेव करता है। तो वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W, यानी कि वो कंटेनर W ग्राम ऑफ वाटर के जैसे बिहेव करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल समझते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और उसका हम यूज कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब हमारे लिए कंटेनर। 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन अ कैलोरीमीटर of water equivalent 10 gram. How much heat should be supplied to the apparatus to evaporate the water thus formed? तो क्या क्या चीजें गिवन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में हमें दे रखा है, क्या कंसिडर करना है उसको देख लेते हैं। स्टार्टिंग में जो हमें दे रखा है वो है कंटेनर के अंदर 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो जो कंटेनर है उसका वाटर इक्विवेलेंट भी 10 ग्राम है, यानी कि कंटेनर किसकी तरह बिहेव करेगा? 10 ग्राम वाटर के बराबर। जब जब कंटेनर का टेम्परेचर बदलेगा हम मान के चलेंगे कि वो एग्जैक्टली उतनी हीट अब्सॉर्ब करेगा जितना कि 10 ग्राम पानी करता। तो हाउ मच हीट शुड बी सप्लाइड टू द apparatus टू इवेपोरेट द वाटर जस्ट फॉर्म्ड। तो देखिए कंटेनर का स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना होगा? एग्जैक्टली उतना ही जितना उसके अंदर चीज रखी हुई थी उसका टेम्परेचर होता है। तो स्टार्टिंग में हमने कंटेनर के अंदर 10 ग्राम आइस रखी थी 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो कंटेनर का शुरुआत का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या करना है कि आइस से जो वाटर बनेगा उसको हीट करने पे आइस कन्वर्ट होगी वाटर में, हमें उस वाटर को कंप्लीटली इवेपोरेट करना है। अब देखिए वाटर जब तक पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो फेज चेंज होगा वो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा वाटर से वेपर वाला। तो जब वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा तो वाटर का टेम्परेचर अगर 100 है तो कंटेनर का भी कितना होना चाहिए? 100। यानी कि जो कंटेनर स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पे था वो ये प्रोसेस खत्म होते होते कितने पर आ जाएगा? 100। तो अगर कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमें ये बात समझ आ गई कि कंटेनर भी हीट अब्सॉर्ब करेगा। अब क्वेश्चन में देखिए ना तो कंटेनर का मास गिवन है ना कंटेनर की स्पेसिफिक हीट गिवन है। गिवन क्या है? उसका वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि जब तक कंटेनर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा वो एग्जैक्टली उतनी हीट अब्सॉर्ब करेगा जितना कि 10 ग्राम पानी करता। तो 10 ग्राम पानी यहां से यहां तक आने में कितनी हीट अब्सॉर्ब करेगा?
10 यानी कि m s इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया 1000 कैलोरी यानी कि ओवरऑल हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द कंटेनर। अब अंदर वाली चीजें कितना हीट अब्सॉर्ब करेंगी उसके लिए हम पहले कई सवाल देख चुके हैं। आइस को कन्वर्ट करते वाटर एट 0 में, वाटर एट 0 जाता वाटर एट 100 में, और वाटर एट 100 को हम कन्वर्ट करा देते स्टीम एट 100 में। तो वो सारी चीजें कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन में। कंटेनर 0 से 100, तो मास वाटर इक्वलेंट 10, स्पेसिफिक हीट 1, चेंज इन टेम्परेचर 100। अब अंदर कंटेंट्स पर आते हैं, ये तो कंटेनर का काम खत्म। आइस 0 से वाटर 0, वाटर 0 से वाटर 100 और वाटर 100 से स्टीम 100। फेज चेंज m इंटू एल, टेम्परेचर चेंज ms डेल्टा टी, फेज चेंज m इंटू एल। तो टोटल हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू m इंटू एल यानी कि 10 इंटू 80 प्लस ms डेल्टा टी, तो 10 इंटू 1 इंटू 100 प्लस m इंटू एल, तो 10 इंटू 540, और लास्ट में वो कैलोरी मीटर यानी कि कंटेनर वाला जो वाटर इक्विवेलेंट का डेटा है उसको भी ले लेते हैं, 10 इंटू 1 इंटू 100। तो ये टोटल हो जाएगा 8200 कैलोरी। तो इस तरीके से कैलोरी मीटर वाली चीज यूज हो जाती है, यानी कि वाटर इक्विवेलेंट वाली चीज यूज हो जाती है कि वो कंटेनर एग्जैक्टली कितने अमाउंट ऑफ वाटर के बराबर हीट अब्सॉर्ब करेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखिए इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो यहां से शुरू होते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें कोई नया फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं सीखना, जो हमने अभी तक सीखा है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री उसी का एप्लीकेशन होता है और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम लोग लॉ ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं। क्या करना है इसमें, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, एक बार वो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि करना क्या चाहते हैं हम। देखिए लॉ ऑफ मिक्सिंग में या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हम दो चीजों को मिक्स करेंगे। जिन दो चीजों को मिक्स करेंगे उनमें एक होगा हायर टेम्परेचर पे, दूसरा होगा लोअर टेम्परेचर पे। कोई कंटेनर हमने लिया और उसके अंदर इन दो चीजों को मिक्स कर दिया जो कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पे थे। हीट की टेंडेंसी होती है, यानी कि हम जानते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो इस केस में होगा क्या कि जिन दो चीजों को हमने मिक्स किया, एक का मास था m1, स्पेसिफिक हीट थी s1, इनिशियल उसका टेम्परेचर था t1, ये मान लेते हैं हायर टेम्परेचर वाली बॉडी, और ये हो गई लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी m2 s2 t2। तो होगा क्या, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, यानी कि जो एनर्जी इन ट्रांजिट है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस उसी को हम बोलते थे हीट। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि हीट का कुछ भी हिस्सा सराउंडिंग में लूज नहीं होता, जो कि हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी हीट का हिस्सा सराउंडिंग में लूज नहीं हो रहा, तो बोला जा सकता है कि जितनी भी हीट हायर टेम्परेचर वाली बॉडी लूज कर रही होगी उतनी ही हीट लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी ने गेन करी होगी। तो सिर्फ इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मिक्सिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। वो ये होता है कि इफ टू सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड इन अ कैलोरीमीटर या फिर इन अ कंटेनर, देन हीट गिवन बाय सब्सटेंस एट हायर टेम्परेचर must be equal to heat absorbed by substance at lower temperature। जितनी भी हीट यहां से निकलेगी, यानी कि जितनी भी हीट रिलीज होगी हाई टेम्परेचर से, उतनी ही हीट अब्सॉर्ब होगी लो टेम्परेचर पर। और इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी हमारे लिए यूटिलिटी, इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये होता है कि दो चीजों को हम मिक्स करते हैं और फाइनली हमसे पूछा जाता है कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हम सीधे सीधे लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि हीट लॉस्ट बाय हायर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय लोअर टेम्परेचर। तो देखिए हायर टेम्परेचर वाली सारे डिटेल हमें पता थी, m1 s1 t1, लोअर वाली हो गई m2 s2 t2। इनको मिक्स करने पे जो फाइनल टेम्परेचर आ गया वो आ गया t फाइनल।
अब इसमें से अगर हीट लूज हो रही है तो बोला जा सकता है टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर कम होगा। ये लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी अगर हीट गेन कर रही है तो बोला जा सकता है फाइनल टेम्परेचर T2 से ज्यादा होगा। तो ये बात तो तय है कि जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 से T2 के बीच में कहीं होगा, क्योंकि ये T1 ये T2 टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो T फाइनल होगा वो T1 से T2 के बीच में होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर चेंज कितने अमाउंट से हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर था T1, कम वाला टेम्परेचर था T फाइनल, तो इसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज हुआ, T1 माइनस T फाइनल। लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी पर आते हैं, उसका शुरुआत में टेम्परेचर था T2, फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया T फाइनल, उसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर करें तो T फाइनल माइनस T2। अब लगाते हैं इस पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की बात हो गई तो हीट कैसे निकालेंगे, ms डेल्टा टी। तो हीट लॉस्ट m1s1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट गेन्ड यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ तो m2s2 इंटू उसका चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T2। और इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो अकेला अननोन हमारे पास है वो है T फाइनल, तो T फाइनल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेटा हमारे पास हो यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास हो तो बहुत आराम से ये कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ये जो मेन एप्लीकेशन होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाली चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें हम नया कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टूड सी बातें कि जितनी हीट एक बॉडी से निकली एग्जैक्टली उतनी हीट दूसरी बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हीट का सराउंडिंग में कोई भी लॉस नहीं हुआ, जो कि हम हमेशा मान के चलेंगे अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में वो मेंशन ना हो। ms डेल्टा टी ये सब हमारी पहली पढ़ी हुई चीजें थी। तो उम्मीद है हम यहां तक समझ गए होंगे। ये TF हो गया फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। कैसे अप्लाई करते हैं, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो डिफरेंट चीजों को हमने मिक्स किया। दो डिफरेंट चीजें क्या थी, 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब देखिए 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये बन गई मेरे पास लोअर टेम्परेचर वाली चीज। 200 ग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, ये बन गई मेरे पास हायर टेम्परेचर वाली चीज। इन दोनों को मिक्स कर दें तो बोला जा सकता है ये हीट गेन करेगा, ये हीट लूज करेगा। जितनी हीट ये लूज करेगा एग्जैक्टली उतनी हीट इसको गेन करा देंगे। लोअर बॉडी का टेम्परेचर 20, हायर बॉडी का टेम्परेचर 80, तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो कहीं ना कहीं आएगा तो इन दोनों के बीच में ही। तो उसको मान लेते हैं कैपिटल T, जिसको हम पिछली वाली स्लाइड में TF से डिनोट कर रहे थे। तो जो फाइनल टेम्परेचर है उसको T मान लेते हैं। हायर टेम्परेचर वाली बॉडी में कितने अमाउंट का चेंज आया, यानी कि उसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से बदला, T ज्यादा होगा या 80, तो ऑब्वियस सी बात है 80 ज्यादा होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर हीट लूज होने की वजह से लगातार कम हो रहा होगा। तो टेम्परेचर में कितने अमाउंट का चेंज हुआ, 80 माइनस T। इसका टेम्परेचर कितने अमाउंट से चेंज हुआ, इनिशियल था 20, हीट गेन करने के साथ साथ फाइनल हो गया T, यानी कि टेम्परेचर बड़ा होगा। तो अमाउंट कितना चेंज हुआ, T माइनस 20। तो अब बस यही कर देंगे, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड। मास गिवन है, वाटर है, दोनों की स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते हैं, तो इसको देख लेते हैं। हीट गिवन विल बी इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब, इससे हीट निकलेगी, कितनी हीट निकलेगी, ms डेल्टा टी। तो 200 इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ये हम समझ गए थे। तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा वो 80 माइनस टी होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्डर ऑब्जेक्ट। ये कितनी हीट गेन करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बदल रहा है, तो ms डेल्टा टी। मास 100, s की वैल्यू 1, और चेंज इन टेम्परेचर का सिर्फ मैग्नीट्यूड उठाकर लिखें तो TF माइनस 20। अकेला नोन चल रहा है TF की वैल्यू सिंपली कैलकुलेट होकर आ जाएगी, वो वैल्यू आती है 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 100 ग्राम पानी को, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है,
200 ग्राम पानी जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर है उसके साथ मिक्स कर दें तो फाइनल टेम्परेचर आता है 60 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। नेक्स्ट एग्जैक्टली वैसा ही एक क्वेश्चन है। लिक्विड ए की डिटेल्स दे रखी है M1S1T1 इज मिक्सड विद लिक्विड 2 यानी कि इज मिक्सड विद लिक्विड बी, उसकी डिटेल M2S2T2। प्रूव दैट इफ S1 इज इक्वल टू S2 देन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें मास की वैल्यू गिवन थी जो हमने वाटर वाला सवाल किया, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन थे, स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते थे और उसके बेसिस से फाइनल टेम्परेचर पूछा हुआ था। यहां पे मास 100 और 200 की जगह M1 और M2 दे दिए, टेम्परेचर 20 और 80 जो हमने पिछले सवाल में करा उसकी जगह T1 और T2 दे दिए, स्पेसिफिक हीट अभी भी बोल के रखा है बराबर है और उसके बेसिस पे पूछ लिया कि फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हम करने वाले हैं। फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर का टी मिक्सचर लिख लें और इसको हायर टेम्परेचर वाली चीज मान लें तो ये हीट लूज करेगी, और इसको अगर लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट मान लें तो ये हीट गेन करेगा और हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड। तो उसको देख लेते हैं करना क्या है। अज्यूम कर लीजिए T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, यानी कि हमने मान लिया कि ये वाला लिक्विड हायर टेम्परेचर पर है एज कंपेयर टू लिक्विड बी। तो हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू MS डेल्टा टी। जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 से T2 के बीच में ही आना है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए हुआ वो हो गया T1 माइनस टी मिक्स। तो MS डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय लिक्विड बी, तो M2S2 डेल्टा टी मिक्स माइनस T2। बस ब्रैकेट खोल देना है, आंसर अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ब्रैकेट खोला तो ये आ गया M1S1T1 माइनस M1S1T मिक्स इज इक्वल टू M2S2T मिक्स माइनस M2S2T2। टी मिक्स वाली सारी चीजें एक तरफ ले जाते हैं, बाकी बचा हुआ सब एक तरफ ले आए। तो M1S1T1 प्लस M2S2T2 इज इक्वल टू M1S1T मिक्स प्लस M2S2T मिक्स। इन दोनों में से टी मिक्स कॉमन उठाया, ब्रैकेट में आता है M1S1 प्लस M2S2, उस ब्रैकेट को उठा के यहां पे ले आया नीचे। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में बराबर बोल रखी है तो ये स्पेसिफिक हीट वाली चीज कैंसिल हो जानी है। आंसर हमारा जो क्वेश्चन में बोल रखा था वो आ गया, जो प्रूव करना था कि टी मिक्सचर इज इक्वल टू M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन हम लोग समझ गए होंगे। एग्जैक्टली वही चीज करनी है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट लूज कौन करेगा? हायर टेम्परेचर वाली बॉडी। हीट गेन कौन करेगा? लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी।